हेलो गाइस। आज मैं आ गया हूँ इस क्वेश्चन के साथ जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, इसको 3 ट्राइज दो और 3 ट्राई के बाद सोल्यूशन देखो। तो फिर मेथड नंबर 1 से शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। दो मेथड्स हैं मेरे पास। तो मेथड नंबर 1 थोड़ा सा सोचने में टफ है, बट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि पहली दो टर्म्स में से z की पावर 9 को कॉमन निकाल कर बाकी जो चीज़ें हैं उनको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हमें मिलेगा z की पावर 9 इक्वल टू 11 माइनस 10 आयोटा z डिवाइडेड बाय 11z प्लस 10 आयोटा। फिर हम करेंगे कि दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड है उसमें मॉडुलस ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 11 माइनस 10 आयोटा z का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 11z प्लस 10 आयोटा। और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी z के मॉडुलस की पावर 9 हो जाएगा, प्रॉपर्टी है। फिर हमें क्या करना है, हमें लेट करना है कि z क्या है, a प्लस आयोटा b। तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट आएगा, तो मैं उसको कॉमन निकाल के लिख रहा हूँ। हमें मिलेगा 11 का स्क्वायर प्लस 220b प्लस 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 220b प्लस 10 स्क्वायर। अब आप बोलोगे यार इसमें फ़ायदा क्या हुआ हमें ऐसे लिख के। अगर हमें यही चीज़ पुट करनी थी तो फिर हम सीधा सीधा कर देते। देखो क्लिक यहीं पे है। आप मान लो कि जो अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, वो एक्चुअली भी क्या है, हमारा जेड के मॉडुलस का स्क्वायर है। उसको मान लो एक वक्त के लिए वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखोगे स्क्वायर रूट में जो अंदर चीज़ है, तो आप देखोगे कि जो ऊपर वाली चीज़ है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बड़ा रखते हो 1 से, तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो ये z की पावर 9 है, ये आपके पास z के मॉडुलस की पावर 9 वो लेस देन 1 आएगा। तो ये दोनों चीज़ें एंड में है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो जाता है यहाँ पे कि भाई हमने पहले माना कि वो ग्रेटर देन 1 है, पर हमें क्या मिला, लेस देन 1। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो गया यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो पहला केस फॉल्स हो जाता है। वैसे ही अगर हम दूसरा केस लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये जेड मॉडुलस का स्क्वायर है, वो लेस देन 1 है, तो क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि z की पावर 9 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो फिर हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है कि उल्टी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये केस भी वैलिड नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी z के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द ओनली सोल्यूशन। तो इससे हमें आंसर हमारा मिल जाता है कि z के मॉडुलस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छा सा टेक्निक है ये। हालांकि हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो बहुत ही अच्छे से ये चीज़ हो रही है वैलिड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेथड 1 से तो हमने आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो मेथड 2 की बात करते हैं। तो मेथड 2 की अगर हम बात करें, जो कि एक सोचने वाला मेथड है, आप सोच भी सकते हैं इसको, ये इतना भी हैवी मेथड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 11 z की पावर 10, मतलब पूरी इक्वेशन में लिख देता हूँ एक बार, आयोटा z की पावर 9 प्लस 10 आयोटा z माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। यही थी हमारी इक्वेशन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसमें मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा, फॉर्मूला है z के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, z को
z के मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट भर दूंगा। नोट करो कि z एंड z कॉन्जुगेट जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इक्वेशन में जो पहली तीन टर्म्स हैं ये जीरो हो चुकी होती है और -11 इक्वल टू जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों जीरो हो नहीं सकते कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कुल मिलाकर मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि 11 z के मॉडुलस की पावर 20 डिवाइडेड बाय z के कॉन्जुगेट की पावर 10 प्लस 10 आयोटा z के कॉन्जुगेट मॉडुलस की वैल्यू और पावर 18 डिवाइडेड बाय z के कॉन्जुगेट की पावर 9 प्लस 10 आयोटा z के मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट -11 इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेता हूँ और डिनोमिनेटर का तो ज़ीरो है नहीं, तो ऊपर वाला ही ज़ीरो होगा। तो एलसीएम लेने के बाद मुझे कुछ ये मिलेगा, 11 इंटू जेड के मॉडुलस की पावर 20 प्लस 10 आयोटा जेड के मॉडुलस की पावर 18 इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 10 आयोटा जेड के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू जेड कॉन्जुगेट की पावर 9 माइनस 11 जेड कॉन्जुगेट की पावर 10। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा, आप ये देखो। मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी प्राइमरी इक्वेशन थी, ठीक है, इसको प्राइमरी इक्वेशन कहता हूं मैं। इस प्राइमरी इक्वेशन का मैं कॉन्जुगेट लूंगा। अब इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेने का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको क्या करना है, इस पूरे के ऊपर एक कॉन्जुगेट साइन लगा देना है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो वो प्लस माइनस साइन के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपको ये सबको पता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि z के कॉन्जुगेट, z आयोटा इंटू जेड की पावर 9 का कॉन्जुगेट, आयोटा इंटू जेड का कॉन्जुगेट, और 11 का कॉन्जुगेट तो 11 ही रहेगा क्योंकि वो रियल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट z पे लग जाएगा, आयोटा इंटू जेड की पावर 9। अब इस पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, आयोटा पर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा और z की पावर 9 पर भी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ जो इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट है। पहले क्या हो जाएगा कि 11 z के कॉन्जुगेट की पावर 10, फिर माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि आयोटा का कॉन्जुगेट भी था। तो 10 आयोटा z के कॉन्जुगेट की पावर 9 माइनस 10 आयोटा z कॉन्जुगेट माइनस 11 का नहीं होना है। ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखो हमारे सामने ही आंसर है लेकिन हमें ऐसे दिखेगा नहीं। चलो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन वन को मैं मल्टीप्लाई बाय -1 कर देता हूँ ना। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 11 जेड के कॉन्जुगेट की पावर 10 माइनस 10 आयोटा जेड के मॉडुलस का स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट की पावर 9 माइनस 10 आयोटा जेड की मॉडुलस की पावर 18 जेड की कॉन्जुगेट और माइनस में 11 जेड के मॉडुलस की पावर 20 इक्वल टू 0। अब ये इसको इक्वेशन 3 मान लो। मैं चाहता हूं कि आप ये बताओ कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि इक्वेशन 2 एंड 3 आर आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या होता है आप सबको पता है, लेकिन आइडेंटिकल कब होती हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आइडेंटिकल है? देखो, कोई भी आपके पास कोई भी इक्वेशन हो जिसकी पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी डिग्री n है, ठीक है, तो आपके पास मान लो दो तीन इक्वेशंस हैं, जिनकी दो इक्वेशन है जिनकी डिग्री n है, दोनों का आपने सॉल्व करा, आपको जो सोल्यूशन मिल रहे हैं वो n से ज़्यादा है, n से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उसके रूट उसकी डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है वो जब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल, मतलब वो दोनों इक्वेशन सेम हो, ठीक है, तभी उनका डिग्री से ज़्यादा सोल्यूशन आते हैं। एंड ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं,
क्योंकि ये दोनों मैंने एक ही इक्वेशन में दो प्रॉपर्टीज यूज करके निकाला है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हर एक z के कॉन्जुगेट की पावर का कोफिशिएंट सेम होगा। तो इस कंपैरिजन से, ऑन कंपेयरिंग, मैं ये कह सकता हूं कि z के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब z का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इससे z के मॉडुलस की वैल्यू 1 ही आएगी, -1 नहीं आ सकती, वो तो पॉजिटिव ही होता है क्योंकि। तो हमारा आंसर z के मॉडुलस इक्वल टू 1 है, आ जाता है। ये मेथड बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब वही चीज़ें यूज़ हो रही है जो हमें पता है। ठीक है, इसमें एनालाइजेशन काफ़ी कम थी, एंड पहले वाले मेथड में थोड़ा सोचना टफ है, दूसरा वाला मेथड सोचना थोड़ा इजी है।